गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल बिहार में। तो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण का कुछ पॉइंट कर लिया था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो आइए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, ये जितना भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। धातु के कार्बोनेट, अच्छा ये धातु का कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, धातु के कार्बोनेट या धातु के बायकार्बोनेट, यानी धातु के साथ जब CO3 आ गया तो ये धातु के कार्बोनेट हो गए, और जब SCO3 आ गया तो ये धातु के बायकार्बोनेट हो गया। आपको याद रखना है। जैसे देखिए ZnCO3, ZnCO3 इसका मतलब जिंक कार्बोनेट, यानी धातु के साथ CO3 लगा तो धातु का कार्बोनेट, और धातु के साथ SCO3 लग गया तो धातु का बायकार्बोनेट। ठीक ना? तो याद रखना है, कार्बोनेट CO3 और बायकार्बोनेट में SCO3। अब देखिए, तो इसमें आपको मेनली ये याद रखना है कि धातु जब क्या कर रहा है, धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। जब धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अम्ल को अभिक्रिया करवाएंगे तब हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। क्या क्या? लवण, जल और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि जब धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया कराई जाती है तब हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए ZnCO3 जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या मिला है? ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी लवण मिला, जल मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए तब हमें क्या मिला? Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस H2O जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे आपको पता चल रहा होगा क्या, अम्ल को जब धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट से अभिक्रिया करा रहे हैं तब हमें लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रहा है। उसी तरह बायकार्बोनेट से, सोडियम बायकार्बोनेट से जब अम्ल का अभिक्रिया करा रहे हैं Cl का, तब हमें क्या मिल रहा है? NaCl यानी लवण, H2O जल और CO2। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट कि जब अम्ल को धातु के कार्बोनेट एवं बायकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तब हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। चलिए, अब है हमारा अम्ल भस्म अभिक्रिया, यानी इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, अम्ल भस्म अभिक्रिया बार बार आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराई जाएगी तब हमें लवण और जल का निर्माण होगा। तो ये पॉइंट बताना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग इससे पहले भी हो चुका है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, फिर भी मैं एक बार इसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए HCl हमारा अम्ल है और NaOH हमारा भस्म है। जब ये अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O यानी लवण और जल। तो अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करेगा तब लवण और जल का निर्माण करेगा, जिसे ही हम लोग क्या करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर अम्ल भस्म अभिक्रिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। देखिए, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? भास्मिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भास्मिक। धातु के ऑक्साइड भास्मिक। तो देखिए CuO धातु के ऑक्साइड है यानी कॉपर ऑक्साइड, तो जब अम्ल से भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल। और धातु के ऑक्साइड क्या है? भास्मिक है। इसका मतलब ये जो है ये भास्मिक है। ये कैसा है? यानी भस्म है, भास्मिक है। ठीक, और भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? लवण और जल। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? जब धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तब हमें लवण और जल बनेगा। तो बहुत बच्चों को मन में आ रहा होगा, सर ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। उसी तरह ZnO प्लस H2SO4 दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो ZnSO4 प्लस H2O यानी जिंक सल्फेट लवण और H2O जल बना।
तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और जब भास्मिक को अम्ल से विक्रिया कराएंगे तो लवण और जल मिलेगा। इसलिए धातु के ऑक्साइड को जब अम्ल से विक्रिया कराएंगे तब हमें लवण और जल प्राप्त होगा। सेम उसी तरह और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों मेन पॉइंट है, आपको याद रखना। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और अम्ल को जब भस्म से विक्रिया कराएंगे तो आप लोग को पता ही है क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। एक ही चीज बार बार दिया जा रहा है, सब कुछ वही है। यानी अधातु के ऑक्साइड को जब भस्म से विक्रिया करा दिया गया तो हमें क्या मिला, CaCO3 लवण और H2O जल, ठीक ना। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड भास्मिक, और भस्म को अम्ल से विक्रिया कराएंगे तो लवण और जल, या फिर अम्ल को भस्म से विक्रिया कराएंगे तो लवण और जल। फिर है अम्ल तथा भस्म की जल से विक्रिया, अम्ल को भी जल से विक्रिया करा रहे हैं और भस्म को भी। तो देखिए अम्ल को जल से विक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजनियम आयन, क्लोरीन आयन और उष्मा प्राप्त होगा, उष्मा मिलेगा, ठीक ना। अब भस्म को भी जब जल से विक्रिया कराएंगे तो हमें उष्मा मिलेगा। तो इसका मतलब जब अम्ल तथा भस्म से जल की अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप हमें उष्मा की प्राप्ति होती है, यानी उष्मा मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कराने के बाद हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अम्ल और भस्म विक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड यानी भास्मिक और अम्ल से विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण। फिर अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, और अम्लीय है तो भस्म से विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण। अम्ल तथा भस्म से जल की अभिक्रिया, तो अम्ल और भस्म दोनों जल से विक्रिया करके उष्मा प्रदान करेगा। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन कराने वहाँ कराया जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल की शक्ति, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हम लोग करेंगे। इसको थोड़ा मिटा लिया जाए। आप लोग बस अच्छे से क्लास करते जाइए मजे से, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट किया कीजिए। देखिए अब हमारा है अम्लों की शक्ति के आधार पर प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई कब बनेगा? जब वो बहुत ज्यादा क्या होगा, जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करेगा। यानी प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त करता है और पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है, तब उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा देखिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 क्या हुआ हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 हमारा हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त करता है, तब उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? इसको कहते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। देखिए दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होगा बल्कि आंशिक रूप से आयनित होगा, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। तो वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए CH3COOH, H3BO3, ठीक ना। तो ये सब हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है। और भी H2CO3, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसको कहते हैं बोरिक अम्ल। और ये हमारा हो गया कार्बोनिक अम्ल। तो देखिए ये सब अम्ल जो है जल में पूर्णतः आयनित होगा और अधिक मात्रा में H+ आयन ज्यादा देगा,
ठीक, ज़्यादा। और ये जो है आंशिक रूप से घुलेगा और H+ आयन की मात्रा कम देगा। तो जो ज़्यादा H+ आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम देगा वो वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। और ये सब हमारा प्रबल अम्ल है और ये सब हमारा दुर्बल अम्ल। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा आता है सांद्र और तनु अम्ल। दोनों में समझा देता हूँ, वो दोनों भी सिंपल बात है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। देखिए, इसमें एक छोटा सा आप लोग को बात बताता हूँ। आप लोग कभी सब्जी बनाए होंगे, तो सब्जी बनाने के दरमियान में जब ज़्यादा आदमी रहता है तो आप लोग सब्जी को क्या करते हैं, उसका रस जो है पतला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी ज़्यादा है। और जब 2-4 आदमी हैं खाने वाले हैं तो उस रस थोड़ा गाढ़ा रखते हैं। तो गाढ़ा मतलब सांद्र, गाढ़ा मतलब सांद्र। और गाढ़ा कब होगा? जल की मात्रा उसमें आप कम दिए हैं। और तनु कब होगा? जब जल की मात्रा आप अधिक दे दिए हैं। तो वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम पाई जाएगी वो सांद्र अम्ल है, और जिसमें जल की मात्रा अधिक पाई जाएगी वो तनु अम्ल है। समझ में आया? सांद्र अम्ल क्या? सांद्र मतलब गाढ़ा और तनु मतलब पतला। तो इसमें जल की मात्रा सांद्र में ज़्यादा होगा, तनु में जल की मात्रा कम। अब है हमारा प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, वो भी देख लीजिए। ऐसे से मिटा रहे, ये सांद्र तनु आप लोग समझ चुके होंगे। सांद्र मतलब जल की मात्रा जिसमें कम होगी, तनु जल की मात्रा अधिक होगी। अब है हमारा प्रबल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद दुर्बल भस्म वीक बेस। देखिए, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म पढ़े तो उसी तरह से वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा, और पूर्णतः आयनित होने के बाद अधिक मात्रा में OH- आयन मुक्त करेगा, तो उसे प्रबल भस्म कहेंगे। और दुर्बल भस्म वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होगा, सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होगा और कम मात्रा में OH- आयन मुक्त करेगा, तो उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। ठीक ना? प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म समझ गए होंगे। प्रबल भस्म क्या है? जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में क्या करता है? OH- आयन देता है। और दुर्बल भस्म क्या है? जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, सिर्फ आंशिक रूप से घुलता है और क्या करता है? OH- आयन कम देता है। तो इसका आप लोग देख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए NaOH, KOH, ये सब प्रबल भस्म है। उसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब दुर्बल है। ये सब अधिक मात्रा में OH- आयन देगा और ये सब कम मात्रा में OH- आयन देगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नेक्स्ट पॉइंट है pH तथा हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता। हम लोग pH के बारे में पढ़ना है। ये pH क्या होता है? P से पावर, ठीक ना? P से पावर, S से हाइड्रोजन। इसका मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति का कहने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है कितनी अधिक है, तो उसी के बारे में हमको जानना है। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में pH स्केल का एक क्या किया, बनाया, pH स्केल को बनाया, जिसमें मतलब एक क्रम मान लिया गया कि जो बिलियन का मान pH स्केल 7 से नीचे जाएगा वो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय होगा। अगर 7 रह गया तो वो उदासीन होगा। इसको बनाए थे कौन? सोरेनसन। कब? 1909 में। तो इसमें इस pH स्केल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये pH स्केल में क्या कहा गया कि जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। और 7 से नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, जैसे बढ़ते जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। मतलब 7 से इधर बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ेगी और 7 से प्लस बढ़ने पर क्षारीयता का मान बढ़ेगा। यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे। अब जिसे आपको कह दिया जाए कि एक pH है 8 और एक का pH है 15, दोनों में क्षारीय कौन अधिक है? सिंपल सी बात है, बढ़ रहे हैं ना, तो 15 जो होगा उसका क्षारीय मान यानी क्षारीयता अधिक होगी। उसी तरह इसमें पूछ दिया जाएगा अम्लीय कौन है? इसमें अम्लीय कोई नहीं है, और इसमें पूछ दिया जाए -2 और -8 में कौन अम्लीय है अधिक? तो -8 होगा, क्योंकि -2
तो -2 तो आएगा। इसके बाद क्या है, इधर -8 तक जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा मान घटेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा मान बढ़ेगा उतना ज़्यादा मान क्षारीय में जाएगा। 7 रहने पर उदासीन। अब देखिए एक बात है यहाँ पे, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघु गणक यानी लॉगरिथम, आप लोग लॉगरिथम नहीं जानते होंगे कि ये 11th में है, ठीक ना, तो आप लोग 11th में जाइएगा तो वहाँ पढ़िएगा, अभी सिर्फ इसको देख लेना एक बार अच्छे से। लघु गणक लॉगरिथम ऋणात्मक मान होता है, मतलब उसका लॉग का जो मान होता है वो माइनस में होता है। तो पीएच बराबर -log H+ यानी हाइड्रोजन का सांद्रण, सांद्रण क्या चीज में, मोलरता में, ठीक ना। तो लॉग बराबर क्या हो जाएगा 1/H+, क्योंकि माइनस में था तो ये नीचे आ जाएगा। शुद्ध जल में जो है H+ का जो मान होता है सांद्रण का वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁷, इसलिए जल का पीएच मान log 10⁻⁷। और ये आप लोग जानते होंगे या आप नहीं जानते होंगे, log m⁻n बराबर क्या होता है, n log m। उसी तरह -7 पहले से यहाँ माइनस था, -7 उठ के यहाँ आया, माइनस माइनस प्लस, और इधर हो गया log 10। log 10 का मान होता है 1, 7 × 1 = 7। इसी तरह आप किसी का भी पीएच का मान निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा भी समझने में आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ये जो है 11th में जानना है लॉगरिथम के बारे में, ठीक ना। तो आप लोग नहीं वाकिफ होंगे इससे, जिसके कारण से आप लोगों को परेशानी हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बस इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस पीएच मान वाले स्केल को अच्छे से देख लीजिएगा। 7 जिसका मान होगा वो उदासीन, 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय, ठीक ना। तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। और पीएच स्केल को किसने बनाया था, सोरेनसन ने, कब, 1909 ईस्वी में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब हमारा जो डेली रूटीन है उसमें पीएच का क्या महत्व है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता का क्या महत्व है। तो फर्स्ट है हमारा पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है ना, उसका पीएच का मान 1 होता है। पीएच का मान कितना होता है, 1। लेकिन जब पीएच का मान घट जाएगा यानी 1 से नीचे होगा तो हमारा जो हमारे पेट में जो है ना अम्ल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगा, जिसके कारण सुनते हुए गैस बन गया, एसिडिटी हो गया। मतलब कभी कभी हम लोग ज़्यादा वसा युक्त या फिर तेल ज़्यादा रहता है कोई भी सब्जी उब्जी में, उसको अगर हम खा लेते हैं अधिक मात्रा में तो उससे क्या होता है, हमारे पेट का जो पीएच मान होता है वो घट जाता है, क्योंकि हमारे पेट में पहले से ही सबसे शक्तिशाली HCl मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। और जब इसका पीएच का मान 1 है, इससे कम होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय मान बढ़ेगा। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोग देखते होंगे इनो लेते होंगे या फिर एंटासिड उसको कहा जाता है, ठीक ना। उससे क्या होता है, क्षारीय रहता है। जैसे अम्ल का मान बढ़ा है तो हम लोग क्षारीय चीज लेंगे तो क्या करेगा, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना देगा, जिससे अम्लीय का मान खत्म हो जाएगा। इसीलिए पाचन तंत्र में जब भी क्या होता है, पीएच का मान घट जाता है तो उसके लिए हम लोग एंटासिड यानी इनो या फिर कोई क्षारीय पदार्थ लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो, मतलब पेट में जो अम्लीय मान है वो घट जाए और फिर से हमारा क्या हो, पेट जो नॉर्मल था उसका पीएच मान 1 हो जाए। तो ये हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव, मतलब हमारा जो दांत है उस पर पीएच का क्या प्रभाव। हमारे दांत का पीएच मान होता है 5.5, अगर इससे कम गया तो इसमें क्या होता है, इनेमल लगने लगता है, यानी उसमें देखते होंगे दांत पीलापन आ जाता है या फिर क्षय होने लगता है, रक्त बहने लगता है। क्यों, क्योंकि दांत में अम्लीय का, दांत में जो वहाँ पीएच मान 5.5 था इससे घट रहा है, घटने के कारण तो अम्लीय मान बढ़ेगा। और हम लोग सुबह सुबह जब पेस्ट यूज करते हैं या फिर दंत उसको मान लीजिए आप लोग मंजन यूज करते हैं या कुछ भी, तो वो क्षारीय रहता है, वो सब पदार्थ क्या रहता है, क्षारीय। हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं वो क्या करता है, अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाकर अम्ल के मान को कम करता है, इससे दांत जो हमारा क्षय होने से बच जाता है। फिर है थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग दौड़ते हैं या फिर ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक वर्क करते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं और शरीर में एक दर्द होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मांसपेशी में जो है लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। किस अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की। ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि ये जो है हमारे शरीर में भर जाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन लेते हैं कि ये पूरे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण से वहाँ क्या होता है,
इसका विखंडन नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में मांसपेशियों में दर्द या जकड़न सा महसूस होता है। तो थकान के समय भी शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और उसका ठीक होने का क्या है, जब तक ऑक्सीजन वहाँ नहीं जाएगा तो उससे अभिक्रिया नहीं करेगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए देखते हो आप लोग जब थकते हैं या थकान महसूस होता है तो शांति से बैठते हैं, अच्छे से शोषण करते हैं, पूरे हवा के साथ मतलब अधिक मात्रा में मुंह खोलकर सांस लेते हैं। हम लोग दौड़ के आते हैं तो देखते हैं ना, तो उसी तरह मतलब थकान के समय हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि शरीर में क्या करता है, जकड़न और जोड़ों का दर्द शुरू कर सकता है। इसके लिए अच्छी तरह से शोषण करके जब हमारे पूरे भाग में, शरीर के पूरे भाग में ऑक्सीजन पहुंचेगा, जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाएगा। या फिर आप किसी बच्चे को या फिर कोई घर वाले ही होते हैं तो उनको बोलते हैं पैर दबा दो, वो जब दबा आता है तो उससे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जो जमा रहता है ना वो थोड़ा सा इधर उधर होता है और उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन पहुँचने लगता है। ऑक्सीजन जैसे ही पहुँचेगा तो ये लैक्टिक अम्ल को खत्म कर देगा। फिर है अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे को दूर करना। आप लोग अक्सर देखते होंगे घर में मम्मी या फिर दीदी लोग को कि बर्तन मांजने के समय वो नींबू का यूज करती होगी, ठीक ना, अधिकतर देखे होंगे नींबू या फिर इमली का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कल बताए थे सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। ये सब क्या करता है कि बर्तन में जो धब्बा रहता है वो क्षारीय रहता है और आप लोग को पता है कि क्षारीय को कौन दूर कर सकता है, अम्लीय। अम्ल से जब उसको घसेंगे तो लवण और जल बनाएगा तो वो हट जाएगा। इसीलिए अम्ल के प्रयोग से क्या होता है, बर्तन के धब्बे को दूर किया जा सकता है। फिर है मिट्टी का पीएच मान। देखिए एक्चुअली में मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, ठीक ना ये क्षारीय होता है ना अम्लीय, उदासीन रहता है। इस समय जब पीएच मान इसका 7 रहता है तो इसमें जो फसल लगेगा या फिर पेड़ पौधा लगेगा उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब वृद्धि बहुत अधिक होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 है, ना ये अम्लीय है ना क्षारीय है। और किसी कारण बस ये अम्लीय हो जाता है तो इसमें क्षारीय जैसे यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया, ये सब हम लोग मिलाते हैं ताकि फिर से इसका पीएच मान 7 कर दिया जाए। या फिर अधिक क्षारीय हो जाता है तो इसमें अम्ल की मात्रा दी जाती है ताकि पीएच मान, मतलब इसको जो है पीएच मान इसका 7 बनाए रखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग इसमें खाद उर्वरक सब कुछ देते रहते हैं। तो इसका मान जब 7 रहेगा तो फसल का ज़्यादा उत्पादन होगा, अगर 7 से कम हो गया या 7 से अधिक हो गया तो फसल का उत्पादन वहाँ पे थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है ना। फिर है पीएच और जलीय जीव। देखिए जलीय जीव मतलब क्या कि जो जल में रहते हैं, तो जलीय जीव जब जल में रहते हैं तो जल का पीएच मान तुम लोगों को पता है 7 होता है। लेकिन अब मानिए किसी कारण बस, जैसे मान लीजिए बाहित मल हो गया या कुछ भी बहुत सारे गंदे पदार्थ जब हम लोग जल में विसर्जित करते हैं तो उसका पीएच मान पर प्रभाव पड़ता है, या पीएच मान उसका घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसमें जो जीव रहने वाले हैं जलीय जीव उनको क्या होता है, वहाँ सर्वाइव करने में यानी जीने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो ये है पीएच और जलीय जीव। पीएच का मान घटेगा या बढ़ेगा तो जलीय जीव धीरे धीरे क्या होंगे, वो नष्ट होने लगेंगे। इसीलिए हम लोग अपने आसपास के सारे इलाकों में जहाँ पानी का जल जमाव है या फिर गंगा है, यमुना जो भी है, तो उसको मतलब शुद्ध रखना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। अब है प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। देखिए प्रकृति भी उदासीनीकरण की व्यवस्था की है। आप लोग नेटल नाम पौधे का नाम सुनेंगे, नेटल। इसको आप लोग देहाती भाषा या फिर ठेठी में कह सकते हो उसको क्या, कवछुआ। जो हमारे शरीर में कभी लग जाता है तो बहुत खुजली उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को नेटल पौधा कहते हैं, ठीक ना। तो ये जब लग जाता है तो इसमें जो है ना अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक। तो ये क्या करता है कि मतलब जैसे ही हमारे शरीर संपर्क में आता है त्वचा के संपर्क में तो बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर देता है। तो इसी की करने के लिए इसी के जस्ट बगल में ये पौधा जहाँ मिलेगा उसी के जस्ट बगल में एक डॉक नामक पौधा मिलेगा, उसके पत्ती को फिर आप वहाँ लगा लीजिएगा तो फिर से ये ठीक हो जाएगा। देखिए प्रकृति की उदासीनीकरण व्यवस्था 7 की है। नेटल अम्ल है, डॉक क्षारीय है। जहाँ नेटल मिलेगा जस्ट उसी के बगल में डॉक पौधा मिलेगा, ये हमारे शरीर में जलन उत्पन्न करेगा और ये वहीं लगाने पर फिर से उसको ठीक कर देगा। तो प्रकृति द्वारा यही व्यवस्था क्या है, उदासीनीकरण की, यानी अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या करते हैं, उदासीनीकरण कर देते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से देख लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं। तो यहाँ तक अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम लगे कमेंट करके यहाँ तक कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।